बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म से रिफ्रैक्शन के लिए जरा समझते हैं। हमारे पास मान लो ये एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है जिसका ये प्रिज्म एंगल है ए को हम लोग बोलते हैं एंगल ए को बोलते हैं प्रिज्म एंगल या फिर इसी का दूसरा नाम है रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म प्रिज्म एंगल बोला जाए या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाए, एक ही बात है। यहाँ सराउंडिंग का मीडियम n1 है, प्रिज्म का मटेरियल n2 है और इधर बाहर में भी n1 मीडियम है। ये प्रिज्म है, ये मान लो कोई प्रिज्म है, ठीक। यहाँ सराउंडिंग में भी मीडियम n1 है, इधर n1, इधर प्रिज्म का मटेरियल n2, इधर बाहर में n1, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे बात करें यहाँ पर कि n2 ग्रेटर देन n1 का केस है, ये डेंसर है, ये बाहर में मीडियम रेयर है। तो देखो सराउंडिंग में दोनों तरफ n1 मीडियम है, तो कोई हमसे ऐसे कहे एक प्रिज्म जिसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, हमने उसे n1 मीडियम के सराउंडिंग में रख दिया, एक ही बात है। तो अब हमको बताइए जरा, प्रिज्म का कोई भी सवाल हो, कोई भी कंडीशन हो, हमें 4 इक्वेशन याद रखनी है। और वो 4 इक्वेशन कैसे बनाते हैं जरा समझते हैं। यहां से कोई लाइट रे आया, ये इंसिडेंट रे, हमने यहां नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, ये लाइट रे ऐसे चला गया टुवर्ड्स नॉर्मल, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग R1। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म है, यहां सामने फिर से रिफ्रैक्शन होने के चांस, तो ये R2 एंगल। ये बताओ डेंसर, ये रेयरर है, तो लाइट रे जाना चाहता था ऐसे, चला गया ऐसे। इस एंगल को बोलते हैं हम लोग E, इमरजेंस एंगल। और ये हमारी फाइनल इमरजेंट रे, फाइनल इमरजेंट रे कितने एंगल पे बाहर आ रहा है? E एंगल पे बाहर आ रहा है। E को बोलते हैं इमरजेंस एंगल, राइट। तो जरा समझते हैं, यहां पर हम 4 इक्वेशन बनाएंगे। पहला इक्वेशन, पहली बाउंड्री पर स्नेल्स लॉ, यहां पर स्नेल्स लॉ। अच्छा बताओ, हमने जो फोटो बनाया है उसमें हम उस रे की बात कर रहे हैं जो प्रिज्म से 2 रिफ्रैक्शन करने के बाद बाहर आ रहा है। बताओ, एक बार रिफ्रैक्शन यहां हुआ, एक बार रिफ्रैक्शन यहां हुआ और फिर लाइट रे बाहर आ गया। 2 रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे प्रिज्म से बाहर आ रहा है, राइट। समझते हैं जरा, मैं तुमसे कहूं, इस फेज को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फेज, इस फेज को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फेज। चलिए, इस बाउंड्री पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो पहला इक्वेशन, पहला मीडियम n1 साइन i, दूसरा मीडियम n2 साइन r1। तो इस जगह पे n1 साइन i इक्वल टू n2 साइन r1। मैं बताऊं, यहां पे भी स्नेल्स लॉ लगा सकता हूं। तो ये देखो पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, यहां पे स्नेल्स लॉ लगाएं, n2 साइन r2 बराबर यहां n1 साइन e, ये बनेगा सेकंड इक्वेशन। तो हमने दोनों बाउंड्री पर, दोनों सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाया, तो 2 इक्वेशन तो स्नेल्स लॉ से बनती है। तीसरा इक्वेशन जरा समझो बेटा, ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल। तो ये बताओ, डॉट 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 90 है, तो ये पूरा एंगल होगा 90 माइनस r1, ये पूरा एंगल होगा 90 माइनस r2। अच्छा, इन तीनों का सम बताओ कितना होगा? 180 डिग्री। तीनों का सम 180। तो मैं लिखूंगा a प्लस 90 माइनस r1 प्लस 90 माइनस r2, a प्लस 90 माइनस r1 प्लस 90 माइनस r2 मिलकर के 180 डिग्री। 90 90 180 180 कैंसिल, r1 प्लस r2 का सम a होगा प्रिज्म एंगल के बराबर। यानी ये जो r1 r2 एंगल है प्रिज्म के अंदर, उन दोनों का सम हमेशा प्रिज्म एंगल के बराबर। चौथी इक्वेशन हम लोग बनाते हैं डेविएशन से। तो समझते हैं डेल्टा कैसे निकालते हैं। तो डेल्टा की इक्वेशन बनाने के लिए हम आपको जरा समझा दें।
कि डेल्टा का जरा फोटो समझिए फिर डेल्टा की इक्वेशन बनाते हैं। ये मान लो प्रिज्म है और अब हम प्रिज्म का केवल प्रिंसिपल फेज दिखा रहे हैं, ठीक है। डेल्टा मैंने तुम्हें सिखाया था, अगर कोई लाइट रे दो बाउंड्री पर रिफ्रैक्शन कर रही है तो आप दोनों बार में डेविएशन निकालो, उनको ऐड कर दो तो आपको टोटल डेविएशन मिल जाएगा। तो लाइट रे ऐसे गया, इस एंगल को बोल रहे थे आई, ये जाना चाहिए था ऐसे, ये गया ऐसे, तो ये डेल्टा हमारा डेल्टा 1 है, पहला डेल्टा। फिर बताओ लाइट रे यहां पहुंचा तो यहां नॉर्मल ड्रॉ हुआ, ये R2 है, अच्छा ये R1 हुआ करता था, और लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे, चला गया ऐसे, तो इस एंगल को हम लोग डेल्टा 3 बोलेंगे और ये पूरा एंगल हमारा ई होता था। तो बताओ डेल्टा 1 हुआ हमारा I माइनस R1 और डेल्टा 3 हुआ हमारा, सॉरी ये डेल्टा 2 हुआ हमारा E माइनस R2। समझो बेटा ये पूरा एंगल I था, तो I में से R1 घटा दिया, I माइनस R1, ये पूरा एंगल E था, ये पूरा एंगल E था, E में से ये R2 हटा दो तो E माइनस R2 डेल्टा 2। तो बताओ भाई नेट डेल्टा, बताओ वो होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और ये बताओ जरा डेल्टा बराबर I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, तो डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 को बोल दिया A। ये फोर्थ इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन। अगर फोटो में हम डेल्टा को समझाएं तो ऐसे समझो ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, फाइनल डायरेक्शन ये है, तो इसको पीछे बढ़ा दो, ये हमारा डेल्टा है, यानी इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन के बीच का एंगल, उसी को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा, राइट। नोट करिए इतना पहले। और ये चार इक्वेशन आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि प्रिज्म में हम कैसे चार इक्वेशन बनाते हैं। पहली बाउंड्री पर स्नेल्स लॉ, n1 sin I इक्वल टू n2 sin R1। दूसरी बाउंड्री पर स्नेल्स लॉ n2 sin R2 बराबर n1 sin E। तीसरा इक्वेशन R1 R2 का सम A होगा, और चौथा इक्वेशन डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A। नोट करिए। हटा दें। अब देखो बेटा, समझिए जरा, यहां पर अगर हम बात करें, आप एक रफ डायग्राम इतना अपने दिमाग में पहले बिठा लीजिए। ऐसे ये है प्रिज्म एंगल, ये इंसिडेंट रे, यहाँ का मीडियम n1, यहाँ मीडियम n2 और यहाँ मीडियम n1। यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, और ये एंगल होगा I, और ये एंगल था R1, ये एंगल था R2, और यहाँ लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल E एंगल पे जाता था, जिसमें से इक्वेशन n1 sin I n2 sin R1 होता था पहला इक्वेशन, n2 sin R2 इस जगह पे स्नेल्स लॉ n1 sin E होता था, R1 R2 का सम A होता था, और डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A होता था। ये चार इक्वेशन हमने बनाई थी। अब सुनिए, अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं डेल्टा वर्सेस I, डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ। प्रिज्म के लिए डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्राफ। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऐसा समझना जरा।
हम कोई भी डेल्टा लें, कोई भी डेल्टा, मान लो हमने ये डेल्टा नॉट लिया, ये डेल्टा नॉट के करस्पॉन्डिंग हम देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस दो हैं। एक ये I बराबर अगर I1 है तो एक ये हमारा I बराबर I2 है। यानी बात समझो, सेम डेविएशन के लिए कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं, सेम डेविएशन के लिए कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं, तो आप हमको बताना जरा। सेम डेविएशन के लिए हम देख रहे हैं दो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक I1 और एक I2। और बात समझ में आती, देखो कैसे, अगर ये I पे एंटर किया तो इधर R1 इधर R2 इधर E, उल्टा करते हैं, अगर ये E पे एंटर करेगा तो यहाँ R2 यहाँ R1 इधर I, यानी जब I पे एंटर करेगा तो E पे निकलेगा, E पे एंटर करेगा तो I पे निकलेगा। तो मतलब समझो, जब यानी दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग डेल्टा क्या होगा, सेम। तो अगर I पे एंटर कराओगे तो E पे निकलेगा, तो डेल्टा होगा I प्लस E माइनस ए। अगर E पे एंटर कराओगे तो बाहर निकलेगा कितने पर, I पर, और डेल्टा अभी भी क्या होगा, E प्लस I माइनस ए, सेम डेल्टा। तो पता है अगर ये I है तो ये E होगा, यानी इस I के करस्पॉन्डिंग इमर्जेंस एंगल I2 होगा। जब इंसिडेंस एंगल I2 होगा तो इमर्जेंस एंगल I1 होगा। यानी जो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने देखे जिन पे डेल्टा बराबर है, वो आपस में I और E का पेयर है। अगर ये I बनेगा I1 तो ये वाला उस समय I2 इमर्जेंस एंगल, जब I2 बनेगा इंसिडेंस एंगल तो I1 बनेगा इमर्जेंस एंगल, राइट। लेकिन बताओ एक डेल्टा ऐसा जो डेल्टा सबसे मिनिमम है, ये बताओ तब मिलता है जब I बराबर E, इसके करस्पॉन्डिंग एक ही एंगल है, वास्तव में वो दोनों एंगल बराबर हो गए। तो जब I बराबर क्या होगा E, उस समय डेल्टा कैसा होगा, मिनिमम। उस समय डेल्टा कैसा होगा, मिनिमम। अब समझना, मैक्सिमम डेल्टा की बात करें तो ध्यान से देखो, जब हम इस एंगल से एंगल बढ़ाते जा रहे हैं तो देखो डेल्टा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो हम अपना एंगल कहां तक बढ़ा सकते हैं, हम देख रहे हैं कि हम अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएं, डेविएशन भी बढ़ता चला जा रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां तक बढ़ा सकते हो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, हम इसको बढ़ाते बढ़ाते यहां तक ला सकते हैं 90 डिग्री, नॉर्मल से कितना, 90। तो सुनिए ध्यान से, जब ये एंगल I बराबर 90 हो जाएगा, उस समय ये डेल्टा मैक्सिमम होगा। ध्यान देना, अगर ये I 90 पे गया, मान लो इमर्ज हुआ थीटा पे, तो बताओ इस डेल्टा मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग भी दो एंगल होंगे। जब I बनेगा थीटा तो इमरजेंस होगा 90 पर, बढ़िया समझ लो। तो जब I 90 पे एंटर किया तो इमरजेंस हुआ थीटा पे, तो जब इंसिडेंस होगा थीटा पे, एंटर करेगा थीटा पे, तो इमर्ज करेगा 90 पर। मतलब समझो जरा इस बात का क्या है, हम फोटो समझाते हैं, राइट। तो मतलब समझना, मैं तुमसे कहूं ऐसा केस है, ऐसा केस है, यानी मैक्सिमम डेविएशन के लिए भी दो एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम ये वाला केस लेते हैं, अगर I 90 पे गया तो देखना ये N2 था, ये N1 था, ये N1 था। I 90 तो ये लाइट रे ऐसे ग्रेज करके गई, ये नॉर्मल, और ये एंगल हमारा I है 90 डिग्री, और ये लाइट रे ग्रेजिंग इंसिडेंस, ये लाइट प्रिज्म में ग्रेज करके एंटर कर रहा है, ग्रेजिंग इंसिडेंस। और बताओ ये यहां पर जब अंदर गया तो ये मीडियम रेयरर, ये डेंसर। मैंने आपको TIR में पढ़ाया था, अगर रेयरर में 90 तो डेंसर में IC, ये IC। तो बताओ यहाँ सामने एंगल कितना होगा, ये प्रिज्म एंगल है A, तो ये एंगल होगा A माइनस IC। अगर ये A माइनस IC तो लाइट रे बाहर निकला मान लो किसी एंगल थीटा पे। अब बताओ ये थीटा कितना होगा, ये हमारे लिए अननोन नहीं है, ये हमें पता चल गया कैसे, अगर 90 पे है तो ये IC पता होगा, और अगर ये A माइनस IC तो यहां लगा देंगे स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ से निकाल लेंगे क्या, थीटा। तो यहां से हम लोग ये थीटा निकाल सकते हैं, राइट। तो ये जो थीटा है, अब ये हमारे लिए नोन एंगल होगा बेटा, कौन सा एंगल, नोन। इस केस में जो डेल्टा होगा बताओ वो मैक्सिमम होगा, और कितना होगा, I 90
ई थीटा माइनस ए, ये होगा डेल्टा मैक्सिमम। उल्टा बात करें, अगर ये लाइट रे इस प्रिज्म में थीटा एंगल पे एंटर करे, ध्यान देना इधर से ये नॉर्मल अगर थीटा पे गया तो पता बेटा यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा ए माइनस आई सी। तो सामने क्या बनेगा, सामने बनेगा हमारा आई सी, क्योंकि इन दोनों का सम ए होना है। देखो जो थीटा पे निकल रहा था अगर वो इंसिडेंस एंगल, तो R2 बन गया यहाँ पे ए माइनस आई सी, और ये बन गया इधर आई सी। तो अगर बताओ डेंसर में आई सी तो रेयरर में 90, ए लाइट रे बाउंड्री को ग्रेज करके बाहर निकलेगा और ये एंगल होगा 90। तो ये बनेगा ग्रेजिंग इमरजेंस, ये हो गया ग्रेजिंग इमरजेंस। और इस केस में भी डेल्टा क्या होगा, मैक्सिमम। कितना होगा, थीटा प्लस 90 आई प्लस ई माइनस ए। क्या बताओ, ये और ये बराबर आ रहा है, यस। और ये थीटा बताओ हमारे लिए नोन एंगल है, नोन एंगल। तो अच्छे स्टूडेंट ये दिमाग में रखते हैं कि लाइट रे प्रिज्म में चाहे बाउंड्री को रगड़ के अंदर जाए या रगड़ के बाहर निकले, दोनों ही केस में डेविएशन कैसा होता है, मैक्सिमम। दोनों केस में डेविएशन कैसा, मैक्सिमम। तो मैं यहां पर एक लाइन लिख दे रहा हूं, यहां पे एक लाइन नोट लगा के लिखिए, ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस and grazing emergence, and grazing emergence are case of maximum deviation, are case of maximum deviation। तो लाइट रे प्रिज्म में बाउंड्री को ग्रेज करके अंदर जाए यानी ग्रेज करके एंटर करे, और चाहे ग्रेज करके बाहर निकले, दोनों ही केस में डेविएशन कैसा होगा, मैक्सिमम। अच्छा किसी के मन में विचार आ रहा होगा, सर ये ग्राफ इधर नहीं बढ़ा आगे क्योंकि आई 90 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एंगल अब 90 से ज्यादा ले नहीं जा सकते। लेकिन इधर ग्राफ क्यों नहीं, थीटा से छोटा एंगल तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये ग्राफ इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि अगर ये एंगल थीटा से कम किया, ध्यान सुनना, अगर ये थीटा से कम तो ये ए माइनस आई सी से कम। क्यों, क्योंकि यहां पर लगाएंगे हम स्नेल्स लॉ। देखो n1 साइन थीटा, n2 साइन ए माइनस आई सी, ध्यान देना। तो ये n1 n2 कांस्टेंट है, अगर थीटा घटेगा तो ए माइनस आई सी भी घटेगा। तो जैसे ये थीटा घटाओगे ए माइनस आई सी घटेगा, और ये घटा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना है, ए। तो अगर ये घटा तो ये आईसी से बढ़ गया, और अगर ये एंगल आईसी से बढ़ गया तो बताओ यहां पे फिर लाइट रे बाहर ना निकल के टी आई आर कर जाएगा। अगर ये थीटा से कम तो ये ए माइनस आई सी से कम, और ये बताओ आईसी से ज्यादा, वो अगर डेंसर में एंगल आईसी से ज्यादा तो लाइट रे कर जाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और यहीं बैक हो जाएगी। तो हमने जो ग्राफ बनाया है, हमने उन रे के लिए बनाया है जो यहां से बाहर आई है दो रिफ्रैक्शन करने के बाद, यानी इससे कम एंगल पे इधर पे टी आई आर होगा। यहां पे इससे छोटा एंगल पॉसिबल है, लेकिन हम ग्राफ क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमने जो ग्राफ बनाया है उन रे के लिए बनाया जिन्होंने दो रिफ्रैक्शन करने के बाद बाहर आया है। और इससे कम एंगल पे बढ़ने वाली रेखा क्या हो जाएगा, टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नोट करिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए बेटा, अब देखिएगा भाई,
हम आपसे कहें इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो बताओ मिनिमम जो डेविएशन जब होता है तो आई बराबर ई होता है। ध्यान से देखना, अगर आई बराबर ई है तो ये n1 साइन आई और ये n1 साइन ई बराबर, अगर आई बराबर ई है तो ये n1 साइन आई और n1 साइन ई बराबर, तो क्या ये n2 साइन r2 और n1 साइन n2 साइन r1 बराबर होगा? अगर n1 साइन आई n1 साइन ई बराबर, क्योंकि आई बराबर ई है, तो ये n2 साइन r1 और n2 साइन r2 बराबर, n2 से n2 कटेगा, r1 बराबर r2 होगा, और r1 बराबर r2 अगर हो गया तो r1 r2 का सम a है, r1 r2 मिलके a है, और r1 बराबर r2 है, तो ये बराबर a/2 होगा, ये बराबर a/2 हो जाएगा। और अगर बताओ ये a/2 हो गया तो मैं तुमसे कहूं कि यहां से डेल्टा बताओ मिनिमम, डेल्टा मिनिमम बराबर आई प्लस ई की जगह भी आई लिख दिया माइनस ए, तो यहां से देखो आई बराबर आ गया ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, ये आ गया आई। अब देखना जरा, अगर हम इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं और चाहे यहां स्नेल्स लॉ लगाते हैं, चाहे यहां वैल्यू रखते हैं, तो देखो मैं लगाने जा रहा हूं स्नेल्स लॉ, n1 सराउंडिंग मीडियम साइन आई बराबर n2 प्रिज्म मटेरियल साइन r1, और r1 बराबर r2 बराबर a/2 है, तो n1 साइन आई की जगह हो गया a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बराबर n2 साइन r1 की वैल्यू होगी बेटा a/2। तो देखो भाई n2 अपॉन n1 साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन a/2, ये आएगा, ये आएगा, जहां पर यह रिलेशन अगर ऐसा हो जाए कि n2 हमारा प्रिज्म का मटेरियल n हो जाए, n1 हमारा सराउंडिंग मीडियम एयर हो जाए, तो 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो n2 की जगह अगर n रख दें, n1 की जगह 1 रख दें, तो यही रिलेशन n बराबर साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन a/2, ये आएगा, ये आएगा रिलेशन n बराबर साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन a/2। ये ध्यान रहे, ये हम तभी लगा सकते हैं जब डेविएशन कैसा है, मिनिमम डेविएशन। ये n हमारा प्रिज्म का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सराउंडिंग में एयर हमने माना है। ठीक है बेटा, अब देखो भाई, अगर हम कहते हैं यही प्रिज्म अगर थिन प्रिज्म हो जाए, अगर यही थिन प्रिज्म हो जाए, तो इन केस ऑफ थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म जहां प्रिज्म एंगल लेस देन 5 डिग्री, कहीं कहीं किताबों में 10 डिग्री तक भी थिन प्रिज्म कंसीडर कर लिया गया, नो प्रॉब्लम। तो प्रिज्म एंगल अगर छोटा है, 5 डिग्री से भी कम है, तो याद करो अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है, अगर थीटा टेंडिंग टू 0 होता है, तो साइन थीटा को हम लोग लगभग थीटा ही मान लेते हैं। तो यहां देखो, ये साइन थीटा को हम थीटा लिखने जा रहे हैं, तो देखो रिलेशन n बराबर a प्लस डेल्टा बाई 2 अपॉन a/2, 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एन ए बराबर a प्लस डेल्टा, तो डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म आ गया n-1 इंटू ए। ये जो डेविएशन है, ये बताओ थिन प्रिज्म के केस में लगाएंगे, थिन प्रिज्म, अगर थिन प्रिज्म है तो डेल्टा डेविएशन होगा n-1 इंटू ए, जहां पे n हमारा प्रिज्म का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सराउंडिंग में हमने एयर कंसीडर किया है। अच्छा, अगर सराउंडिंग में n1 हो जाए, प्रिज्म n2 हो जाए,
तो इस n की जगह हो जाएगा n2/n1। आई थिंक क्लियर। तभी तो देखो ये n की जगह n2/n1 हो जाएगा। अगर n1 1 है तो ये केवल n बन गया था, राइट। तो ये थिन प्रिज्म में हम लोग डेविएशन के लिए रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए। आगे बढ़ा जाए बेटा, नोट करिए पहले। अब देखना, ध्यान दें, अगर कहा जाए इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, in case of minimum deviation, if prism is isosceles or equilateral, isosceles or equilateral, isosceles और इक्विलैटरल। ध्यान देना, अगर मिनिमम डेविएशन है और प्रिज्म के बेस एंगल बराबर है आइसोसेलेस या इक्विलैटरल, समझो जरा मतलब। कुल मिला के ये दो एंगल बराबर है बेस एंगल, तो ये आइसोसेलेस हो गया। अगर ये भी बताओ बराबर हो जाए तो इक्विलैटरल हो जाए। हमें कम से कम ये दो बराबर चाहिए ही चाहिए। अब ध्यान देना, यहां से जाने वाली लाइट रे, समझना जरा, यहां हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते थे, ये एंगल होता था आई, और ये लाइट रे ऐसे जाने की बजाय ऐसे जाता था। इस एंगल को हम लोग बोलते थे R1 और यहां बोलते थे R2, और ये बाहर निकलता था E पर। लेकिन अगर मिनिमम डेविएशन है तो मिनिमम डेविएशन में I बराबर E, R1 बराबर R2 बराबर A/2। ध्यान से देखना, क्या इसको R बोलते हैं? तो अगर ये I तो ये I, ये R तो ये भी R, क्योंकि R1 R2 बराबर। तो बेटा एक बात बताओ, ये एंगल कितना आएगा? ये एंगल 90 माइनस R, ये कितना आएगा? 90 माइनस R। तो बताओ ये जो ट्रायंगल बनेगा दिस वन, ये ट्रायंगल, क्या ये ट्रायंगल आइसोसेलेस बनेगा? यस, क्योंकि ये एंगल बराबर आ रहा है। अगर आइसोसेलेस तो ये साइड लेंथ और ये साइड लेंथ बराबर होनी चाहिए। क्या तुमको ये अभी बराबर दिख रही है? आप कह रहे नहीं सर, ये बड़ी दिख रही है, छोटी दिख रही है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस तभी होगा जब ये साइड और ये साइड बराबर, और ये दोनों साइड बराबर तभी होंगी जब ये रिफ्रैक्टेड रे इस बेस के पैरेलल जाएगी। कैसी जाएगी? पैरेलल। यानी करेक्ट डायग्राम मैं बनाऊं, यानी मैं करेक्ट फोटो बनाऊं तो हमको कुछ ऐसा नजर आने वाला है, कुछ ऐसा नजर आने वाला है कि लाइट रे ऐसे गया, आई एंगल पे गया, ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, और मिनिमम डेविएशन का केस है तो ये लाइट रे बेस के पैरेलल चली जाएगी। अगर ये एंगल R, ये भी R, ये प्रिज्म एंगल, और ये बाहर निकलेगा हमारा I पर। तो ध्यान से देखो, अगर मिनिमम डेविएशन का केस है और प्रिज्म इक्विलैटरल या आइसोसेलेस है, देन मैं कह सकता हूं रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म, refracted ray inside the prism will be parallel to the base, will be parallel to the base, will be parallel to the base, base के parallel होगा। refracted ray inside the prism will be parallel to the base। तो ध्यान दो, ये लाइट रे इस बेस के पैरेलल तभी जाता है जब दो बातें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं।
एक तो डेविएशन मिनिमम होना चाहिए, साथ में ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, मतलब प्रिज्म या तो आइसोसेलेस हो या इक्विलैटरल हो। यानी ये लाइट रे इसके पैरेलल हमेशा नहीं जाता है, केवल एक ही कंडीशन है कि मिनिमम डेविएशन के साथ साथ ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, मतलब प्रिज्म हमारा आइसोसेलेस या इक्विलैटरल हो, तभी ऐसा होगा भाई। तो ये फोटो मिनिमम डेविएशन और प्रिज्म एंगल, प्रिज्म या तो आइसोसेलेस या इक्विलैटरल, तो वो फोटो बनेगा, ये नहीं होगा। ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था, तो करेक्ट फोटो वो होगा। तो ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिएगा कि प्रिज्म के अंदर जो रेज आती है ये हमेशा इसके पैरेलल नहीं होती है, उसके लिए कंडीशन है कि डेविएशन होना चाहिए मिनिमम और प्रिज्म शुड बी आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। नोट करें। अब हम चाहते हैं हम एक ऐसा प्रिज्म खरीदने जा रहे हैं, हम प्रिज्म का मटेरियल और प्रिज्म एंगल के बीच में एक रिलेशन बनाना चाहते हैं ताकि हम उस प्रिज्म पर कोई भी लाइट रे डालें और वो लाइट रे प्रिज्म से बाहर ना निकले। यानी हेडिंग डालेंगे कंडीशन फॉर नो इमरजेंस ऑफ एनी रे। कंडीशन फॉर नो इमरजेंस ऑफ एनी रे। कंडीशन फॉर नो इमरजेंस ऑफ एनी रे। अब हम बात कर रहे हैं कंडीशन फॉर नो इमरजेंस ऑफ एनी रे, कोई भी प्रिज्म से रे बाहर ना आए। तो ध्यान दो, ये मान लो एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल है ए, अंदर के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन। हम चाह रहे हैं यहां से हम कोई भी लाइट रे डालें, वो लाइट रे प्रिज्म से बाहर ना आए, या सराउंडिंग में दोनों तरफ क्या है, एयर है मान लो। यार एक बात बताओ, यहां से जो लाइट जा सकती है उसका एंगल देखो ध्यान से। लाइट रे ये मान लो नॉर्मल है, ध्यान से देखिएगा, ये सारी लाइट रे हो सकती हैं, ये रे, ये रे, ये रे, ये वाली रे, ये वाली रे। यानी हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई 0 से लेकर के 90 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। आई कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से 90 डिग्री। तो बताओ, हम कह रहे हैं रे नॉर्मल से लेके बाउंड्री तक ग्रेज करते हुए ला सकते हैं, यानी 0 से 90 तक पड़ने वाली कोई भी रे हम डालें, चाहे वो 10 डिग्री पे डालें, 20 डिग्री पे डालें, 30 डिग्री पे डालें, 90 डिग्री तक डालें, कोई भी रे प्रिज्म से बाहर ना आए। तो इसके लिए हमें कंडीशन चाहिए, तो ध्यान दीजिए। यानी हम चाहते कोई भी रे ना निकले, तो हम हर रे के लिए बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं बात करूंगा उस रे का जिसका एंगल या 90 है। अगर 90 में बढ़ने वाली रे यहां से बाहर नहीं निकली तो बाकी कोई भी रे बाहर नहीं आएगी। जरा समझो कैसे बोला मैंने, ध्यान दो। ये हमारे पास एक प्रिज्म एंगल ए, अंदर का मटेरियल एन, हमने इस रे को टारगेट किया, ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस ध्यान देना। तो यहां हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल आई हो गया हमारा 90। हम कह रहे हैं कि अगर 90 वाली रे यहां से बाहर नहीं निकली तो फिर कोई रे बाहर नहीं निकल पाएगी। समझो जरा, ये 90, तो ये बताओ रेयरर, ये डेंसर, तो अंदर जो लाइट रे जाएगा उसका एंगल होगा आईसी, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था अगर रेयरर में 90 तो डेंसर में आईसी। और अगर ये आईसी इन दोनों का सम ए होता है तो ये बताओ बेटा ए माइनस आईसी। और तुम क्या चाहते हो, ये लाइट रे बाहर निकले कि अंदर ही लौट आए? तो आप कह रहे हैं हम चाहते हैं रे अंदर ही लौट आए। तो यहां पर टी आई आर, हम लाइट रे को बाहर नहीं निकलने देना चाहते हैं, टी आई आर हो जाए। तो जवाब देना हमारी कंडीशन क्या होगी, ए माइनस आई सी।
ये जो एंगल है दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू आई सी, या तो ये ऐसे बाहर चली जाए या फिर अंदर ऐसे लौट आए, या तो रगड़ती हुई जाए या कंप्लीट टी आई आर कर जाए। तो बताओ ए माइनस आई सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई सी। अगर ये एंगल आई सी या आई सी से बड़ा है तो यहाँ टी आई आर हो जाएगा और फिर कोई भी रे बाहर नहीं जाएगी। तो बताओ 90 में बढ़ने वाली रे को अगर हमने यहाँ टी आई आर करा लिया तो बताओ बाकी एंगल 90 से क्या होंगे, कम। ध्यान से देखना, अगर बाकी एंगल 90 से कम तो ये एंगल अगर घटेगा तो ये एंगल भी घटेगा, और अगर ये घटा तो इन दोनों का सम ए होना तो ये बढ़ जाएगा। और अगर ये एंगल पहले ही आईसी या आईसी से बड़ा था तो अब और बड़ा हो गया तो यहाँ पक्का क्या होगा, टी आई आर। तो जब ये 90 और यहाँ अगर आईसी या आईसी से बड़ा है तो ये एंगल जैसे जैसे 90 से कम होगा वैसे वैसे ये एंगल आईसी से कम होगा और ये एंगल पुराने वाले एंगल से और बड़ा हो जाएगा। और अगर ये पहले ही आईसी से बड़ा है तो अब और बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पक्का क्या होता रहेगा, टी आई आर। तो अगर हम चाहते हैं कोई भी रे बाहर ना आए तो हमने टारगेट किया कि 90 वाली रे का अगर यहाँ जो एंगल बन रहा है वो आईसी या आईसी से बड़ा है तो बाकी और कम एंगल पे पड़ने वाली रे का यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो तो और बड़ा बड़ा बनेगा। तो उन सब रे का अपने आप क्या होता रहेगा, टी आई आर। तो समझो बेटा, ये आया तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ए शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 2IC। देखो बेटे मैं रिलेशन बनाना चाहता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म एंगल के बीच। तो ध्यान देना, आई सी लेस देन इक्वल टू ए बाई 2। मैं दोनों तरफ साइन लेने जा रहा हूं। तो देखो साइन आई सी लेस देन इक्वल टू साइन ए बाई 2। याद करो, याद करिए मैंने आपको सिखाया था कि साइन आई सी तो एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है एन रेयरर अपॉन एन डेंसर। तो ये देखो साइन आई सी एन रेयरर अपॉन एन डेंसर और ये लेस देन इक्वल टू साइन ए बाई 2 ऐसे लिखेंगे। चलो भाई बताओ एन रेयरर कितना होगा। तो अंदर का मटेरियल एन है, बाहर में एयर है, तो रेयरर मीडियम एयर है, तो ये बनेगा हमारा 1 अपॉन एन डेंसर एन और ये लेस देन इक्वल टू साइन ए बाई 2। अगर हम इसको पलट दें तो ये एन ग्रेटर इक्वल टू साइन पलटेगा तो ये बन जाएगा कॉसेक ए बाई 2। एन शुड बी ग्रेटर इक्वल टू कॉसेक ए बाई 2। यानी हम प्रिज्म खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि उस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉसेक ए बाई 2 से बड़ा या मिनिमम उसके बराबर तो होना ही चाहिए। तो कोई हमसे ये कह दे सवाल में कि बताओ प्रिज्म के मटेरियल का मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, तो देखो क्या निकल रहा, एन इस वैल्यू से बड़ा या कम से कम इसके बराबर। तो कम से कम का मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए, कॉसेक ए बाई 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है कंडीशन। लेकिन अगर मिनिमम के लिए सवाल करेगा तो आंसर होगा मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म शुड बी कॉसेक ए बाई 2। अगर ये मिनिमम प्रिज्म होगा मटेरियल तो ये लाइट रे यहाँ ग्रेज कर रही होगी, और अगर इसका एन इससे ज्यादा होगा कॉसेक ए बाई 2 से तो यहाँ पक्का टी आई आर हो रहा होगा और हम कहेंगे कोई भी लाइट रे प्रिज्म से बाहर नहीं आएगी। नोट करिए। ठीक है बेटा, तो मैं यहीं रोक रहा हूँ। प्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो इतना ही है, इसके आगे हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे।